नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत नमस्कार, जय स्वागत है सिया राम। आपका। जय 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 सिया राम। सिया राम। जय सिया राम। जी दर्शकों, सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है। बड़ा पुराना जुमला हो चुका है, लेकिन एक बार फिर चरितार्थ हुआ है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के ही बनाए एक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, जिसको कि मुलायम सिंह की तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2011 में अडॉप्ट कर लिया था, यानी लागू कर दिया था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया था। उसी प्रोविजंस के तहत खाने पीने, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फल मूल, इन सारी दुकानों पर लाइसेंस नंबर के साथ लाइसेंसधारी व्यक्ति का नाम, रेट सूची, वस्तुएं यानी कि पूरा मेनू क्या क्या है, ये सारा डिस्प्ले करने को अनिवार्य कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कर दिया, और दो राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान इस बात की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आप इकोसिस्टम देखिए, प्रधानमंत्री की बात याद करिए, इकोसिस्टम देखिए। इकोसिस्टम महुआ मोइत्रा के साथ कुछ और याचिकाएं लेके पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंह भी, कोई खुलासा करने की आवश्यकता ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रोक लगा दी है इस आदेश पर, इसके अनुपालन पर, और 26 तारीख को जवाब मांगा है। 26 तारीख तक जवाब मांगा है इन दो राज्यों से, यानी उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से। यानी कुल मिला के मामला अब होल्ड पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे होल्ड कर दिया है। 26 तारीख को यह पता चलेगा कि इस पर अंतिम फैसला क्या हुआ। अब सवाल यह उठता है कि एक अधिनियम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, जो पूरे देश भर में अप्लाई है, जो उत्तर प्रदेश में अप्लाई है, उत्तराखंड में अप्लाई है, उस आदेश पर, उसके तहत कोई किसी कानून के पालन कराने के लिए अगर कोई राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे रोक लगा सकती है। इसीलिए संभवतः ये इंटरिम रोक है। 26 तारीख को पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। व्यालोक जी, सर ये बताएं, अब सीधा सीधा यह है कि अभी तो मान लीजिए टेक्निकली इंटरिम रोक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक नियम जो अधिनियम द्वारा लागू किया गया है, जिसका कि पूरा हक विधायिका को है, इंटरिम रोक तो लगा दिया, 26 तारीख तक जवाब मांगा है। जवाब में क्या लिख के जाएगा? जवाब में यही लिख के जाएगा कि हम उसी कानून का पालन करा रहे हैं, उसी अधिनियम के अंदर जो प्रोविजन है उसका पालन करा रहे हैं। यहां पर मजे की बात ये देखिए कि एक भट्टी साहब जो जज थे, जिन्होंने ये इंटरिम रोक लगाई है, उन्होंने हलाल फूड का जिक्र किया, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा नहीं साहब, ये हलाल वलाल फूड से बड़ा अलग है, और यहां पर समाज में बंटवारा किया जा रहा है। एक दूसरे सिंह साहब वकील, क्योंकि याचिकाएं एक से ज्यादा हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये मुसलमानों और दलितों के साथ भेदभाव है। ये दलितों का यहां से जिक्र क्या आ गया? ये कुल मिला के मामला क्या है? और इंटरिम रोक के बाद अब क्या 26 तारीख को आप समझते हैं कि 26 तारीख तक कोई प्रतिक्रिया देने से बचनी चाहिए, या सीधा सीधा ये कहना चाहिए कि जुडिशरी अब जो विधायिका है उसमें दखल दे रही है? इसके दो अंग हैं, और देखिए जुडिशरी आज से नहीं दखल दे रही है, बहुत पहले से दखल दे रही है। और ये आपकी कमजोरी है कि आप उस दखल के चलते पस्त पड़ जा रहे हैं। दखल हमेशा से देती रही है, हर एक सरकार के समय देती है। जो सरकारें मजबूत होती हैं उनके समय में जुडिशरी अपनी हदें मान लेता है और वहां रहने लगता है, वरना सत्ता किसे अच्छी नहीं लगती है, अब्सोल्यूट पावर किसे अच्छा नहीं लगता है। इस जुडिशरी के पास खुद के 80,000 मामले पड़े हुए हैं, लेकिन इसके पास एक ऐसे मामले को लेकर रातों रात सुनवाई करने की फुर्सत है, इच्छा है और फैसला सुनाने की, कि एक छोटा सा एनजीओ है भाई साहब, कोई जिसका पूरा नाम भी अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, वह याचिका दाखिल करता है। 24 घंटे के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध भी हो जाता है, उस पर सुनवाई भी हो जाती है। गए वो कमाल भाई साहब, इतना तेज न्याय तो सेकुलरों के हिसाब से जहांगीर के जमाने में भी नहीं हुआ होगा। जो सेकुलर गढ़ते हैं ना कहानी, न्याय का घंटा और क्या क्या, जो एक अय्याश दारूबाज शासक था, उसके लिए इन लोगों ने तो खूब गढ़ा है ना मिथक, कि न्याय का घंटा लगवाते थे बादशाह जहांगीर, सलीम साहब। तो
आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप एक नेम प्लेट को लेकर, दूसरी बात जो आपने कही कि इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम अपने काम में लग चुका है साहब। आप और मैं यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा फैसला क्या और क्यों कैसे। इकोसिस्टम अगले आपके तर्क को ध्वस्त कर रहा है, क्योंकि पहले क्या आया कि भाई ये समाज, ये कानून विभेद करता है, पहला हमला ये किया गया। वो अस्त्र जब पता चला कि अरे 2006 में तो हम ही लोगों ने चलाया था, तो इकोसिस्टम क्या करता है। लेकिन आप देखिए इकोसिस्टम की गति मंद नहीं हुई, उसने उसको इग्नोर कर दिया, उस पक्ष को, कि भाई ये सपा और कांग्रेस का है, उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर चर्चा ही नहीं होने दी। और अब वही इकोसिस्टम एक और टूल किट दे गया है कि भाई सपा सरकार वगैरह ने जो लागू किया था ना, वो वेंडर्स पर नहीं था, सड़क चलते ठेले वालों पर नहीं था, वो तो रजिस्टर्ड दुकानों का था साहब। तो रजिस्टर्ड तो सारा कुछ, मतलब आप एक साथ कितने नुकसान को आमंत्रित कर रहे हैं भैया। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर ना तो नगर पालिका को टैक्स पहुंचेगा, ना किसी को पहुंचेगा, और ये पूरी जो इकोनॉमी, हलाल इकोनॉमी जा रही है, आप मतलब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा रहा है, राइट? बिल्कुल। यही तो। अभी तक तो अगर मैं यही होता इसकी हुआ ऐसी दिखाई दे रहा व्याख्या करूं तो, अगर मैं इसकी ये व्याख्या कर रहा हूं तो क्या गलत? मैं कानून नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी ये व्याख्या है। कोई वकील साहब मुझे गलत साबित कर। है। नहीं, भाई बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा है ना। अभी तो सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है इस इंटरिम रोक के बाद कि सुप्रीम कोर्ट एक गैर लाइसेंस, गैर रजिस्ट्रेशन के ग्रे सेगमेंट को ओपन कर रहा है। न सिर्फ ओपन कर रहा है बल्कि उसको संरक्षण दे रहा है, उसी के साथ रेवेन्यू लॉस करा रहा है गवर्नमेंट का, जैसा आपने कहा नहीं, नगर पालिकाओं से ओपन लेकर नगर ओपन परिषद। ओपन तो खैर है ही। अब ये उसको संविधान अधिकृत कर रहे हैं कि अब वो संवैधानिक हो रहे हैं कि हाँ भैया अब तुम्हारा ग्रे एरिया है, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारे बाबूजी की जमीन है कि तुम वहां आओ और फल का ठेला लगाओ, हजारों लाखों कमाओ, लेकिन कोई टैक्स ना दो। यही तो होता है भाई। इसीलिए तो हलाल इकोनॉमी इतनी पसंद है और इतनी फल फूल रही है, क्योंकि कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो आप एक नस छूइएगा, वो 3 तैयारियां करके बढ़े हुए हैं इकोसिस्टम की, जहां तक बात हो रही है। पहला तो सबसे पहले ये जो कोर्ट का रास्ता है, वो सबसे पहले आपके साथ एकदम विरोधी की तरह खेल रहा है। केंद्र सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए उसको अपने वकीलों की फौज तैयार करनी चाहिए वो। और केंद्र सरकार के लिए ऐसा भी नहीं है कि पहले दिन से पता नहीं है, 2014 से केंद्र सरकार यही जिल्लत झेल रही है ना भाई, कि कहीं एक जगह लगाया था राष्ट्रपति शासन, ऐसा प्रथमे ग्रासे मक्षिकापात हुआ कि आज तक फिर हिम्मत ही नहीं हुई राष्ट्रपति शासन लगाने की या इस्तेमाल करने की। अब पश्चिम बंगाल तक में नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इस चीज से यह समझ में आना चाहिए हमारे दर्शकों श्रोताओं को भी कि इकोसिस्टम की उड़ान कितनी है। आप सोचिए, आपके यहाँ कितने एनजीओ हैं जो समाज के मुद्दे को उठाते हैं या लपक लेते हैं या कुछ भी, या आपके यहाँ कोई गोरक्षक पकड़ा गया, उसके माँ बाप के अलावा कितने लोग जाते हैं। और ये पूरा जो ताना बाना टूटा है ना, इसीलिए गौरक्षा का मूवमेंट भी टूटा है भाई। आर्य समाज के समय ये सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय फिजिकल मीटिंग्स बहुत ज्यादा होती थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे मेला में, इसमें उसमें, तो खबरें फैलती थी और सब कुछ। अब सबके पास मोबाइल है, सामाजिकता टूटी है। तो इसलिए गोरक्षकों के परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो उसके 4-5 दोस्त, या फिर और कुछ समय के बाद तो केवल उसका परिवार। लेकिन उनके यहाँ ये सामाजिकता का जो बंधन है वो अटूट है। वो हर एक फ्राइडे को किसी भी, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वो अपने नजदीकी मस्जिद पहुंचता ही पहुंचता है। तो उनकी सामाजिकता आपकी एकांतिकता से भाग ले रही है, हिस्सा ले रही है। और आपका आध्यात्मिक पक्ष भी इतना कमजोर हो गया है कि अब आप उससे भी सबल नहीं रहे। तो ये जो आसुरी वृत्तियां हैं वो तो जीतती हुई दिखाई देंगी और आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो रोक लगी है, पूरी बात थोड़ी दार्शनिक हो गई थी, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं एकदम रफ करके समझाता हूँ, रफ लैंग्वेज में। आप
हिंदुओं की हर एक पहचान को मिटाकर समतल कर देना चाहते हैं और उनके जितने विभेद हैं उनको उभारना चाहते हैं, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, दलितों में फिर आप महादलित बनाएंगे, पिछड़ों में अति पिछड़ा बनाएंगे। लेकिन एक दिल फरेब झूठ आप ये बोलेंगे कि मुसलमानों में और ईसाइयों में दलित नहीं होता है, और दूसरी तरफ आप ये भी कहेंगे कि भाई इन लोगों को आरक्षण दिया जाए, उसकी भी बात उठती है ना जब तक। और तीसरी तरफ अगर कोई सरकार यह कह रही है कि आप अपने खाने के जो होटल्स हैं, ढाबे हैं या ठेला ही है, उस पर केवल नाम लिख दीजिए, तो आपको दिक्कत हो गई है। और इसमें आपका साथ कौन दे रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो मैं इकोसिस्टम यही की कह रहा हूं, मजबूती तो समझ में आ रही है। बिल्कुल। और इकोसिस्टम की मजबूती आप देखिए, आप अपने पिछले 8-10 मिनट से आप मजहब के लोगों को संबोधित करके अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो महुआ मोइत्रा नाम की महिला, जो कि सांसद भी हैं, वो याचिकाकर्ता हैं। यूएस सिंह वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी वकील हैं। इसमें मजहबी तो कोई सामने है ही नहीं है। इसको कहते हैं साहब इकोसिस्टम, कि दर्द किसे हो रहा है और आंसू किसके आंखों से निकल रहे हैं। ये बात तो है। यहां अब जरा सा तकनीकी चीजों पे आ जाए, स्पेसिफिक इसी केस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सवाल ये उठता है कि अगर जवाब मांगा है तो मैं अभी तक जो समझ पा रहा हूं, जवाब क्या देगी सरकार? जवाब तो यही देगी ना कि भाई साहब अधिनियम 2006 का जो था, जो हमारे यहाँ भी अडॉप्टेड है, उसका मात्र हम इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। यहां पर आप देखिए बहुत स्मार्टली ये जोड़ा जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कर दीजिए, तुरंत रोक लगा दीजिए, क्योंकि अब्दुल का गल्ला कैश से भरना बंद हो जाएगा। ये बहुत थोड़े दिन का मामला है और ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी साहब। ये उसी तरह का कुछ मामला है कि चुनाव 5 साल में एक ही बार आता है। केजरीवाल को जल्दी से बाहर निकाल दीजिए, फड़फड़ा के वो प्रचार कर लें और दुनिया भर की सीटें जीत दें, वरना लोकतंत्र की तो हत्या हो जाएगी, भारत से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का जो है वो चीरहरण हो जाएगा। सवाल ये उठता है साहब कि अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की सरकार, इनकी क्या तैयारी है, ये तो 26 तारीख को पता चलेगा कि इनके वकील साहब लोग जाके वहां पर क्या जवाब दाखिल करते हैं। अगर 26 तारीख को इस तरह का कोई निर्णय एडवर्स आया और ये रोक अगर हमेशा के लिए बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपकी क्या अपेक्षा है कि विधायिका में इस जबरिया अतिक्रमण इंटरवेंशन पर संसद में ये सरकार अब कुछ करने वाली है? क्योंकि कानून एग्जिस्ट करता है। देखिए, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। मतलब मैंने एक बार एक वकील दोस्त से पूछा था जो सुप्रीम कोर्ट में ही काम करते हैं। मैंने कहा था कि यार ये आप लोग बड़ा आजकल आता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, जबकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है पता है? हम लोगों में से अधिकांश को वही नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना। उसको कहां आप फौजदारी और दीवानी मुकदमे में उलझा दिए हैं महाराज। सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करता है, देश की जो न्यायिक गति रहेगी वह कैसी रहेगी उसको तय करते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हर एक ऐरे गहरे दिस दैट के मसले में अगर आ जाएगा, मैं ये सब मसले एक राज्य के हैं, एक केंद्र के हैं, कुछ फैसले आप रहने दीजिए भाई। हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग अंग इसीलिए बनाए ना कि जो काम विधायिका का है वो विधायिका करेगी, जो कार्यपालिका का है वो कार्यपालिका करेगी, जो न्यायपालिका का है वो न्यायपालिका करेगी। विगत कुछ समय से न्यायपालिका और किसी अंग को कुछ काम ही नहीं करने दे रही है। जहां कुछ होता है, कोई कानून आया, कुछ आया, उसकी लगते हैं व्याख्या करने। कोई एक याचिका कर दे भाई, 370 हटाया सरकार ने, भाई लोग लगे याचिका करने बैठने। अब उससे क्या होता है कि उससे सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है, जनता का मन डोलता है। देखिए, ये एक तरफा फैसला नहीं है कि ले या और कर दिया। इससे क्या होता है कि जनता संशय में आ जाती है कि यार ये फैसला लिया है सरकार ने, ये टिकेगा कि नहीं, क्योंकि सारे फैसलों में तो कोर्ट दखल दे रही है, तो क्या कोर्ट इसमें भी दखल दे देगी?
फिर आपसे निवेशक भागेंगे, फिर आपसे पता चला कि आपने कोई कानून पर भूमि अधिग्रहण पर कोई कानून बनाया, उधर से रोक लग सकती है ना, हाई कोर्ट से लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट से ना लगे तो ये बड़ा नाजुक मसला है और इसको इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को स्वीपिंग फैसले नहीं देने चाहिए, रोक नहीं लगानी चाहिए। कहती कि भाई ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये खैर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उस पर क्या टीका टिप्पणी की जाए, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि भाई कहा जाता है कि जब तक चल रहा है चलाइए, तब तक हम लोग अध्ययन करके फिर फैसला देंगे। इकट्ठे 26 को ही चला देते, तब तक रोक क्या लगाते। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, हम लोग भी अभी आज जो ये बात कर रहे हैं, ये इंटरिम रोक है। इंटरिम रोक पे अब 26 तारीख को ये पूरा मामला क्लियर होगा। अब इसके ये तो अब कोर्ट कचहरी का मामला हो गया। वो कहते हैं ना कि अगर किसी जमीन को बिकने से रोकना हो या उस पर मकान बनने से रोकना हो, तो एक बड़ा प्रचलित फार्मूला है साहब, एक तो छोटा-सा एफआईआर, एक लिटिगेशन पैदा कर दीजिए साहब, आप करोड़ों का सपना लेके वहीं बैठे रह जाएँगे, एक ईंट आप नहीं रख पाएँगे। अब सवाल आता है, इस तमाम नकारात्मकता के बीच आज से 26 तारीख का जो ये ऊहापोह रहेगा, उसके बीच मैं अगर एक सकारात्मक निकालना चाहूं, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, उसने इस अधिनियम 2006 के इस आर्डर को इंप्लीमेंट करा के कम से कम उस कांवड़ यात्रा में शामिल लाखों लाखों शिव भक्तों के मन में और उनके अलावा तमाम और जो बहुसंख्यक सनातन धर्मी हैं या इस समाज के एक बड़े तबके में यह अवेयरनेस तो एक झटके में फैला दी है ना साहब। और यहां पर एक काउंटर लोग कर रहे हैं, मैंने देखा कई ग्रुपों में बात हो रही थी, कई जगह बात हो रही थी कि साहब ठीक है, नाम नहीं लिखना है तो जो नहीं लिखे वहां से मत लो। तो ये कई लोग, या मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भले ये इंटरिम रोक लग गई है, लेकिन काम तो इसने कर दिया है सामाजिक चेतना जगा के। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, कोर्ट का फैसला जो आएगा वो 26 को आएगा। उससे पहले हमारे हाथ में क्या शेष है, हम कुछ उखाड़ पाए कि नहीं उखाड़ पाए, अगर मैं इसको परिभाषित करूं, तो एक सकारात्मकता मेरे हाथ लगती है कि साहब कम से कम आपने अवेयरनेस तो एक झटके में फैला दिया। अब बड़े आसान सा तरीका है, जो बोर्ड न लगाए, जो नाम न लिखे, वहां से न खरीदो, हर हर महादेव करके आगे बढ़ जाओ। मैं तो कोर्ट को इस मामले में एक और मेरा एंगल है कि कोर्ट तो अपने फैसले से ज्यादा ध्रुवीकरण फैला रहा है, ज्यादा ध्रुवीकृत कर रहा है कोर्ट अपने फैसले से। देखिए, इस फैसले के दो आयाम हैं। एक तो जो हिंदू हमेशा से हिंदू, यह तो अब धारणा बन गई है कि भाई ये क्या बहुसंख्यक बहुसंख्यक लगा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि हिंदुओं के साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये तो एक धारणा बन गई है। अब वो हिंदू ही फिर सोचता है कि यार देखिए फिर से, मतलब ये बात कहाँ से उठी और फिर मुझे ही जज किया जाने लगा। मतलब ठीक है, वैसे तो बहुत कूल से हैं, शिवा इज सो कूल, शिवा द फ्रेंड। तो शिवा बहुत कूल हैं, लेकिन जो जेन जी वाला भी कांवड़ लेके जा रहा है ना, वो एक कौन सा रेगे गायक था जिसके गाने गाते हैं ये लोग, खैर एनीवे चलिए जो भी ठीक है। है। तो अब वो युवा भी ये जान गया है कि अगर मैं शुद्ध शाकाहारी खाना चाहूं तो मतलब इस पर इतना बवेला क्यों हो रहा है। तो दिमाग उसके भी इस प्रश्न से अटका है। अब वो ऐसा नहीं है कि आई डैम केयर टाइप का एटीट्यूड जिसका था, क्योंकि ये बहस न्यायपालिका ने उस मुहाने पर लाके खड़ी कर दी है कि कोई ऐसा मसला तो था नहीं। भाई आप दुकान पर प्रोपराइटर का नाम और संचालक का नाम लिखना कौन सी मतलब ऐसी बात है, माने क्या है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये लिखने देता तो कोई एहसान थोड़ी न कर रहा था। कांग्रेस का बनाया वही कानून है, मुलायम उसको लागू करके गए, कानून का पालन भी नहीं करना कराने दोगे तुम। और वही मामला है कि जब आप ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बनते हैं तो आपसे यही सब ब्लंडर्स होते हैं। और उसके बाद दिक्कत यह है कि वो मुसलमान समुदाय जो पहले ही विश्वास खो रहा है और भी अधिक अपना विश्वास खोता चला जाता है, क्योंकि
हर एक बार। अच्छा, मजे की बात यह है, आपने कहा कि इसमें कोई मुसलमान नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हिंदुओं ने तो को ऑप्ट भी कर लिया है। मतलब मजहबी मसले भी जो हैं वो उठाता भी हिंदू ही है, मतलब आपसे भी खेल ले रहा है। इस पर तो मुसलमान भाई लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि तुम्हारा मसला भी तुम्हारा नहीं है भाई। ठीक बात। ये तो मतलब एक नॉर्मल जो डिडक्टिव माइंड का प्रयोग करके मैंने जो नतीजा निकाला है वो तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि भाई कोर्ट का फैसला तो वही दिखा रहा है कि आप और ज्यादा हाँ विभाजन चाह रहे हैं, आप और ज्यादा समाज में चाह रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो, तभी आपने ऐसा फैसला दिया है। वरना आप कहते हैं कि भाई कानून है, कानून का पालन कीजिए, कोई ऐसी बात है नहीं। आप अपने कानून का बिल्कुल पालन कीजिए, जो कानून बता रहा है वो कीजिए, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी मुझे लगता है कि जब मैंने वो एक सकारात्मकता, मुट्ठी भर सकारात्मकता उखाड़ने की बात कही, तो उससे मुझे यही उपलब्धि रह रही है जिसको आपने एक अलग आयाम दिया कि भाई जो युवा जनरेशन है वो, और उसी के साथ साथ एक पूरे समाज में आपने यह भाव जगा दिया। सरकार ने यह ऑर्डर करके अगर कुछ कम जगाया था पाव भर किलो, तो आपने सुप्रीम कोर्ट साहब यह कह के अब इस भारत के हिंदुओं को, इस भारत के सनातनियों को ये बता दिया कि आप उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसी के साथ उसको ये पता चल गया कि ये खेल हो रहा है, क्योंकि यही वो देश है, यही वो समाज है, बड़े आसानी से मानता नहीं है। हैं, यहां पर कहा जाता है ना हिंदू हृदय सम्राट, तो हृदय सम्राट इतना बड़ा हृदय है कि वो उसमें पता नहीं क्या क्या लेके चला आता है। और इकोसिस्टम आप देखिए, महुआ मोइत्रा की याचिका, यूके सिंह वकील, अभिषेक मनु सिंघवी वकील, सुप्रीम कोर्ट की बेंच, भट्टी साहब जज, उन्होंने पूछा अरे भाई हलाल, फिर उन्होंने कहा आप इसको इतना बड़ा चढ़ा के मत पेश करिए भाई, ये तो केवल नेम प्लेट लगाने की बात है। सिंह साहब जो वकील थे वो कहे नहीं नहीं साहब, यहां दलितों का, मैं पूछना चाहता हूं इस बेशर्म वकील से, इसमें दलित कहां से आ गए, कहां से आ गए दलित? वो वकील अगर जहां भी हो, उसका कोई ट्विटर हैंडल हो या कोई हो तो मुझे दे, और नहीं ये वीडियो पहुंचा दे उस बेशर्म वकील के पास। मैं उससे एलानिया पूछना चाहता हूं, उसका कॉलर पकड़ के पूछना चाहता हूं उस सो कॉल्ड वकील से जिसने ये कहा है ये मुसलमानों और दलितों के साथ अन्याय है। बताओ ना सिंह साहब, इसमें दलित कहां से आ गए? यहीं पर एक चीज मुझे याद आती है, जब टर्की में सुधार हुआ था, अतातुर्क कमाल पाशा ने जब सुधार किया था, तो जो मैंने बात कही ना कि कम से कम अब बाकी लोगों को तो पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो किया, लेकिन सर वहां पर यह हुआ कि साहब उन्होंने कहा कि बुरखे पर प्रतिबंध लगाओ, और ये हुआ कि नहीं साहब बुरखे पर प्रतिबंध तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। उसने कहा कि इधर आओ, कैसे नहीं हो पाएगा, एक काम करो, एक ऑर्डर जारी करो, जितनी भी वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं हैं उन सबके लिए बुरखा अनिवार्य करो। ऑर्डर निकाला अतातुर्क कमाल पाशा ने, और सर जैसे ही ऑर्डर निकला, पूरी तुर्की की जितनी सभ्य और घरेलू शरीफ महिलाएं थी उन्होंने बुरका उतार के फेंक दिया। ये बात वहीं आके ठहरती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को पर इंटरिम रोक लगा दी, और मैं ये मान के चल रहा हूं चलिए एक बार को कि 26 तारीख को ये परमानेंट इसको खत्म करेंगे, रोक लगा देंगे, तो भी अब जिस दुकान में ये डिस्प्ले ना हो, समाज में ये चेतना आ चुकी होनी चाहिए कम से कम कि वो नहीं जाए, जब तक पहचान उजागर नहीं है वो नहीं जाए। तो ये इस तरह की कुछ चीज है। मुझे लगता है कि 26 तारीख तक जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक केवल जुगाली हो सकती है, लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का। और एक बार फिर चलते चलते हुए आलोक जी, मैं उस बेशर्म वकील से ये पूछना चाहूंगा, बाकी किताबें कानून की तुमने पढ़ी होंगी लाला, बाकी सब कह सकते हो, 2006 के अधिनियम पर तुम कांग्रेस के मुंह पर तमाचा मारना चाहते हो, वो भी मार दो, सिंघवी तुम भी मार दो, वकील जज साहब आप भी मार दो, लेकिन ये बता दो इसमें दलित कहां से आ गए, दलित कहां से आ गए? ये वो खतरनाक जहर है जो इकोसिस्टम, और दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जब प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि इकोसिस्टम को उनकी भाषा में जवाब मिलेगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं इकोसिस्टम की पहचान कैसे होती है। जुडिशरी में बैठा हुआ ये यूएस सिंह नाम का वकील जो अनायास मुसलमानों के साथ साथ दलितों को शामिल करता है, ये है वो जहरीला इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो न्याय व्यवस्था में अपनी गंभीर पहुंच बना के रखता है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे,
वो तो एक इकोसिस्टम है ही है, लेकिन जरा ये जहरखुरानी आप देखिए, ये सामाजिक जहरखुरानी है साहब। आपने सुना होगा ट्रेन में जहरखुरानी होती है, ये न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जहरखुरानी कर रहा है, सामाजिक जहरखुरानी कर रहा है। आने वाला फैसला जो भी आएगा दर्शकों, लेकिन सामाजिक रूप से इस समाज को अब जग जाने की जरूरत है। नाम नहीं बताओगे तो माल नहीं बेच पाओगे, ये हमारा अधिकार है। व्यालोक जी, आपने समय दिया तो टिप्पणी के लिए, बहुत व्यस्तता में से हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, 26 तारीख को जो होगा उसका फॉलोअप लेके आपके पास फिर आएंगे, लेकिन बात वही आ जाती है अतातुर्क कमाल पाशा वाली, कि जब उसने कहा कि वेश्याओं को बुर्का पहनना आवश्यक है, तो सारी शरीफ महिलाओं ने बुर्के उतार के फेंक दिए। इसलिए जहां बोर्ड न लगे वहां न जाना, यह हमारा अधिकार है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। बाकी आप सबको समझ सकते हैं। और एक बार फिर चलते चलते उस बेशर्म वकील जिसने दलित शब्द का इस्तेमाल किया है इसमें, ये इकोसिस्टम है, इसको पहचानिए। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।